नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नकबा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार आतंकी हैं वो अलकायदा के अंसार गज़वाए हिंद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और असलहे बरामद किए गए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी और कहा कि गिरफ्तार आतंकियों की लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में विस्फोट की मंशा थी और 15 अगस्त से पहले साजिश रची जा रही थी। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। और इसके बाद अब खबर जम्मू कश्मीर की। आईसिस द्वारा आतंकवाद के लिए की जाने वाली फंडिंग के केस में आज एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापे अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर और कुछ दूसरी जगहों पर मारे जा रहे हैं। छापे में एनआईए के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौजूद है और इस मामले में लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इसके पहले कल आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों समेत 11 लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग की जांच के दौरान एनआईए को आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत मिले, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया है। इन बर्खास्त कर्मचारियों में सलाहुद्दीन के 2 बेटे, अनंतनाग के 4 कर्मचारी, बडगाम के कर्मचारी और बारामूला का 1 कर्मचारी शामिल है। सलाहुद्दीन के 2 बेटों में से एक शकील अहमद श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करता था, जबकि दूसरी शाहिद यूसुफ श्रीनगर के कृषि विभाग में काम करता था। एनआईए की रेड्स जो हैं कई जगहों पे आज तलाशियां हुई, रेड्स हुई। कम से कम 5 लोगों को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। एक तो जो है मिलिटेंसी के तहत उनकी जो लिंक्स हैं या टेरर फंडिंग के से जो ताल्लुक है उस लिहाज से ये रेड्स हुई। बारामूला में हुई, श्रीनगर में हुई और अनंतनाग में हुई और कम से कम अनंतनाग से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनको इस वजह से नौकरियों से निकाल दिया गया कि लग रहा कि उनकी वो सरकार जो या मिलिटेंसी के साथ उनका ताल्लुक था या जो रियासत की सलामती या सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है। 2 तरह के लोग हैं उसमें। सलाउद्दीन के 2 बेटे हैं जिनको एनआईए ने गिरफ्तार किया है 2018 और 2019 में। उसके के अधिकारी भी हैं जो 2012 में मिलिटेंट अटैकों में मुलविस था, खुद ही मुलविस था। तो ये अंदाजा नहीं कि जो अब्दुल-रशीद चिगन जो पुलिस कांस्टेबल था वो किस तरह फिर जेल से बाहर निकला और फिर दोबारा पुलिस ज्वाइन किया और उसके बाद आज उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्योंकि कहीं एक जो पुलिस का उस वक्त का बयान था 2012 और 13 का कि अब्दुल-रशीद चिगन जो पुलिस जो कांस्टेबल था वो कहीं एक हमलों में मुलविस था। खुद उसने यहाँ श्रीनगर में जब मिलिटेंसी को खत्म किया गया था तो उसने वहां मिलिटेंट मॉड्यूल बनाया, एक पुलिस वाले ने, उसको भी आज बरतरफ किया गया। लेकिन इसके साथ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि वो बेगुनाह हैं, बेगुनाही के इल्जाम में उनके पास खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है और वो सरकार से ये कहते हैं कि भाई हमें बता हम पे इल्जाम क्या है, हमारा दोष क्या है, किस गुनाह में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी बात हुई एक रजिया सुल्ताना है, हेड टीचर है खिरम अनंतनाग से। उनका कहना है कि उसको 2000 में ये टीचर कंपैशनेट बुनियाद पे टीचर बनाया गया क्योंकि उसके बाप को गनमैन ने मारा था। कौन वो लोग थे? ये इख्वानी थे जिन्हें सरकारी बंदूक बरदार भी कहते हैं या मिलिटेंट थे, किसी को मालूम नहीं। लेकिन सरकार ने उसको कंपैशनेट बुनियादों पे नौकरी दी और 2021 में इसको इसलिए निकाला जा रहा है कि वो सिक्योरिटी जो रियासत की सिक्योरिटी है उसके नाम पे निकाला जा रहा है।
और उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कई जिलों में जमकर हिंसा हुई, जिसकी तमाम तस्वीरें अलग अलग जिलों की सामने आई हैं। और हंगामे की एक तस्वीर उन्नाव के मियागंज ब्लॉक से सामने आई थी, जहां बूथ पर गड़बड़ी की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार कृष्णा तिवारी को सीडीओ दिव्यांशु पटेल और एक बीजेपी कार्यकर्ता ने दौड़ा कर पीटा था। इस मारपीट का वीडियो सबके सामने था। सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ। मारपीट का विरोध करते हुए उन्नाव के पत्रकार धरने पर बैठे। बाद में जिलाधिकारी ने आरोपी सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन ठीक एक दिन बाद तस्वीर एकदम पलट गई। सीडीओ दिव्यांशु पटेल और वो पत्रकार जिसको उन्होंने पीटा था कृष्ण तिवारी, वो आज एक साथ बैठे हुए नजर आए और दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कहा कि उनके बीच अब कोई भी विवाद नहीं है। पत्रकार कृष्णा तिवारी ने कहा कि सीडीओ ने मुझसे माफी मांग ली है, अनजाने में भ्रम के चलते ये घटना हुई, वो मुझे पहचान नहीं पाए इसलिए ऐसा मामला हुआ। और इस मामले में अब पुलिस को दी गई शिकायत से भी सीडीओ दिव्यांशु पटेल का नाम हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर, एक नया कानून वहां पर बनने वाला है। विधेयक आ गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण का विधेयक जो है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, पहला ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट में 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के फायदों से वंचित रखने की सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोके जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन भी रोकने का प्रस्ताव है। 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण ये देश की भी और वक्त की भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करके, लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा करके, लोगों को प्रोत्साहित करके इस दिशा में काम होना चाहिए। बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के लिए और खासतौर से 135-40 करोड़ के देश भारत के लिए तो बिल्कुल भी फायदे की बात नहीं है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी वादों की झड़ी लगा दी है। इसके पहले आपको याद होगा पंजाब, जहां पर उन्होंने ऐसे वादे किए थे, और अब उन्होंने उत्तराखंड में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे और बिजली भी नहीं काटी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को देता है, इसके बावजूद वहीं के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच उत्तराखंड की जनता 20 साल से पिस रही है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल। उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने।
आज उत्तराखंड के अंदर 2 पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उन चक्की के 2 पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन 2 पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। दिल्ली में अब तक मॉनसून नदारद है। बारिश के लिए इंतजार हर रोज रहा है। दूसरी तरफ पानी का संकट गहराता जा रहा है और दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा उसके हिस्से का पानी रोक रहा है, जिसके लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। जबकि हरियाणा इन आरोपों का सिरे से खंडन कर रहा है, वहीं पर पानी पे ये राजनीति चालू है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर के बाहर आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ता कुछ इस तरह उनका पानी का कनेक्शन काटने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मानसून के बादल तरसा रहे हैं, कभी दिखते तो हैं लेकिन बरसते नहीं। ऐसे में पानी के संकट ने दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के मुताबिक यमुना का जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि हरियाणा ने उसके हिस्से का पानी रोक लिया है, जिसके चलते चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से 35 MGD नीचे, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 55 MGD नीचे और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से 8 MGD नीचे काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि हरियाणा ने 120 MGD पानी रोका है, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे। उधर हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उसमें शामिल लोग आदतन शिकायती हैं। पिछले 7 वर्षों में ऐसा कोई भी दिन हो जिस दिन दिल्ली को पानी के आवंटित कोटे से 1 लोटा भी पानी कम मिला हो तो बताएं। हरियाणा का हमेशा जरूरत से ज्यादा पानी देने का रिकॉर्ड रहा है, कम का नहीं। माना जा रहा है कि फिलहाल सारी समस्या मानसून की बरसात में देरी की वजह से खड़ी हुई है। ऐसे में या तो बरसात हो जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे। इसके अलावा फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश के ज्यादातर राज्यों में कोविड की दूसरी लहर अब कम हो रही है। नए कोरोना केस कम आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी नीचे गया है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। पूर्वोत्तर में दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। ये एक दुर्गम स्थल है, लिहाजा एम्बुलेंस के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं है। वक्त पर टेस्ट होना भी मुश्किल होता है।
पूर्वोत्तर के लिए चिंता की बात यह है कि हर 10 कोविड-19 नमूनों की जांच में एक पॉजिटिव निकल रहा है, वो भी ऐसे वक्त जब देश भर में कोरोना के मामले घट रहे हैं। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के 18 जिलों में 10% पॉजिटिव मामले हैं। मणिपुर में 9 जिलों का यही हाल है। मेघालय में 6 और असम में 2 जिलों का। हर 10 लाख पर होने वाली मौतों के हिसाब से भी 2 पूर्वोत्तर राज्य 293 के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मणिपुर का औसत 398 है और सिक्किम का 451। इस हफ्ते से कोलाघाट और असम के 6 और जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन है। दूसरी लहर में पहली बार किसी राज्य ने संपूर्ण लॉकडाउन किया है। असम में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं था, चंद बंदिशें जरूर थी जो एक वजह से हो सकती हैं। एक और वजह से है कि ये वाली किस्म बहुत संक्रामक है और इस बार देहाती और दूर दराज इलाकों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, जहां टेस्टिंग और ट्रेसिंग में मुश्किलें आती हैं। टीकाकरण के सिलसिले में त्रिपुरा और सिक्किम को काफी कामयाबी मिली है। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को पहली डोज त्रिपुरा में 99% और सिक्किम में 90% लोगों को मिल चुकी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 46% है। ये दोनों राज्य 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दूसरी डोज देने में भी पूर्वोत्तर में सबसे बेहतर हैं। लेकिन बाकी 6 राज्यों के आंकड़े बहुत ही मायूस करने वाले हैं। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और असम का प्रदर्शन सबसे खराब करने वाला है। जहां राष्ट्रीय औसत 57% है, वहीं इन राज्यों में आंकड़ा 10 भी नहीं छू पाया। ऐसे स्वास्थ्य कर्मी भी कम हैं जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हों। अन्य कोरोना योद्धाओं का भी टीकाकरण कम हुआ है। मेरा एक मेघालय का मरीज है, 2 साल का बच्चा जिसे ब्रेन ट्यूमर है और वो कोविड पॉजिटिव भी है, इसलिए इसका सब पर असर पड़ रहा है। हमें इस बात का डर है कि क्या हम दूसरी लहर से उभर पाएंगे या सीधे तीसरी लहर आ जाएगी। कुछ कड़े नियम भी लागू किए जा रहे हैं। दोनों टीके लगवा चुके लोग ही अरुणाचल प्रदेश आ सकते हैं। असम में हर बड़े शहर में कोविड नियमों का पालन करने के लिए टीमें तैनात की हैं। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के इस दौर में पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, ज़्यादातर स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास वो साधन नहीं है कि वो इस ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। जैसे स्मार्टफोन तक नहीं है असम में बहुत से बच्चों के पास, और गरीबी में घर चलाना मुश्किल है। ऐसे में पढ़ाई के लिए बच्चों को स्मार्टफोन दिलाना परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है। 10वीं कक्षा की छात्रा डिम्पी दास पिछले 15 महीने में एक भी ऑनलाइन क्लास में हाजिर नहीं रह पाई। 15 साल की डिम्पी गुवाहाटी से बस 50 किलोमीटर दूर असम के दरांग इलाके के कुरुआ में रहती हैं। इनके घर से बस 200 मीटर दूर 4G मोबाइल इंटरनेट टावर से इंटरनेट का बढ़िया सिग्नल भी आता है, लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं कि स्मार्टफोन खरीद सकें। घर में टीवी भी नहीं है क्योंकि इनके पिता गांव के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर हैं। डिम्पी अपने पिता के बेसिक मोबाइल पर FM नेटवर्क पर आने वाले कुछ पाठों को बस सुन पाई। টিভিৰ সুবিধা নাই, সেয়েহে মোবাইলৰো সুবিধা নাই। যিহেতু দেউতাই দিন হাজিৰা কৰে, টিভি আনি দিব নোৱাৰে, সেয়েহে অসুবিধা হৈছে। দেউতাই এটা মোবাইল আনি দিছিলে, তাত ৰেডিঅ' ক্লাছ কৰা বুলি গম পাইছিলোঁ, আৰু তেতিয়া আবেলি ক্লাছ কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰেডিঅ'ত ক্লাছ কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ চিন্তা হৈ আছে মাজে মাজে, তাৰমানে চিন্তাৰ অভিনয় চিন্তা নহয়, চলিগিলা আমাৰ বেয়াই হ'ব নেকি। আমি দুখীয়া মানুহ, বাহিৰত পঢ়াবও নোৱাৰোঁ, হেৰি কৰিবও নোৱাৰোঁ, পইচা পাই নাই। डिम्पी के पड़ोसी 13 साल की बनश्री दास भी 10वीं कक्षा में हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ उनका संघर्ष भी जारी है। इनके पिता जो पास के औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे, उनकी नौकरी महामारी की पहली लहर के दौरान चली गई। घर वालों ने कर्ज लेकर फोन खरीदा ताकि बनश्री की ऑनलाइन क्लासेस का हर्जा न हो, लेकिन इंटरनेट रिचार्ज करवाने में दिक्कत आती है। তেতিয়া মোবাইল ফোন নাছিল, সেইবাবে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া লৈ দিছে এটা, কিন্তু এতিয়া আকৌ ৰিচাৰ্জ ভৰাব কাৰণে অসুবিধা হয়, সেইবাবে কৰিব পৰা নাই। इनकी मां बुनकर हैं और उनका कहना है कि लॉकडाउन ने उन्हें गरीबी में धकेल दिया है, इसलिए मोबाइल इंटरनेट के लिए 300 से 500 रुपए तक देना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हाजिरा एदिन पाए यदि दुदिन नापाय, हेनाके माने भालदरे खुवाबो नरो लरा छोवालीकिटा
সেনেকৈ মানে আৰু এদিন হাজিৰা কৰি দুদিন খাওঁ। মই কাপোৰ বেচোঁ, এতিয়া লকডাউনত বেচা যোৱা নাই। अमीर गरीब की ये खाई अब बहुत गहरी हो चुकी है। 2020 के एक सर्वे में पाया गया कि असम के 60 लाख स्कूली छात्रों में से हर 2 सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक छात्र के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन है, जबकि निजी स्कूलों में हर 4 में से 3 छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस है। कोविड के महामारी के चलते गांव में भी ज़्यादा लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। गांव के स्कूलों में इस तरह के ताले झुल रहे हैं और गांव में जो छात्र हैं उनका सिर्फ एक ही ज़रिया है ऑनलाइन क्लास। असम में राज्य सरकार ने अब एक पहल चलाई है जहां पे कि राज्य सरकार ये चाहती है कि जो गांव के इलाके हैं वहां पे मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। मगर ऐसे भी गांव हैं जहां पे मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है, मगर यहाँ पे जो छात्र हैं इनके पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है जिसके द्वारा वो ऑनलाइन क्लास कर पाए, और ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में महामारी के कारण जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है तब से संसाधनों की कमी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। तेलंगाना में भी यही स्थिति है। राज्य में एक सर्वे में पाया गया कि सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 40,000 छात्रों में से आधे से भी कम बच्चों के परिवारों के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है। तेलंगाना में नए सत्र के स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई को शुरू हुए हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन लक्ष्मी प्रिया, वैष्णवी और पल्लवी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि इनके घर में न तो स्मार्टफोन है और न ही लैपटॉप। We are very middle class. हम मध्य वर्गीय लोग हैं। हमारे घर में बस एक फ़ोन है, वो मेरे पिता इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं सुन सकती। इनके पिता राजू का कहना है कि वो दूसरा फोन नहीं खरीद सकते। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि पिछले साल से बकाया अब तक की स्कूल की फीस जमा करवा सकें। कोविड महामारी और लॉकडाउन ने उनकी कमाई पर गहरा असर डाला है। ऑटो चालक के तौर पर आमदनी तो घटी ही है। ये डर भी है कि पिछले 3 महीने से किस्तें न चुका पाने के कारण कहीं उनका ऑटो भी जब्त न कर लिया जाए। लैपटॉप वाले फोन, वैसे तो उन्हें लैपटॉप की जरूरत है, पर फोन होना जरूरी है। मेरे पास एक ही फोन है जो मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं अभी उनके लिए एक भी फोन नहीं खरीद सकता। तेलंगाना प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के एक सर्वे में पाया कि सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 40,000 छात्रों में से आधे से भी कम बच्चों के परिवारों के पास एक स्मार्टफोन था। 8% से भी कम परिवारों के पास 2 फोन थे और बस 11% ने कहा कि उनके पास मोबाइल डाटा था। लगभग 15% परिवारों के पास सरकार के शिक्षक संबंधी चैनलों को देखने के लिए केबल कनेक्शन तक नहीं था। सालाना शिक्षक अवस्था रिपोर्ट का कहना है कि भारत के स्कूली बच्चों में से सिर्फ 1/3 ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों में ये तादाद बस 8% है। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में कोविड के नए मामले और मौतों की संख्या में गिरावट के बाद कोरोना से जुड़े नियम और कायदों में काफी ढील दी गई है। बाजार खुले हैं, मॉल खुले हैं, लेकिन बाजार ऐसे गुलजार हो गए कि लोग मास्क लगाना भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और ऐसी जगहों पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार और नाईवाला मार्केट सूने पड़े हैं क्योंकि उन्हें कोविड नियमों को बार बार तोड़ने की वजह से बंद कर दिया गया। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 3 बाजार बंद। नाईवाला गफ्फार मार्केट 11 जुलाई तक बंद। डीडीए मार्केट सेक्टर 13 रोहिणी 12 जुलाई तक बंद। तमाम दुकानदार भाइयों से निवेदन है, यहाँ भले ग्राहक न दिख रहे हो, लेकिन वो करोल बाग के दूसरे बाजारों में चले गए हैं जहाँ कोविड के नियमों का उल्लंघन जारी है। यहाँ के दुकानदार इन्हीं बातों से परेशान है।
2 महीने हो गए, पहले बंद रही, अब बेचारों के लिए किराया निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरफा एक्शन है, ये दुकानदारों के ऊपर मुसीबत आ रही है बिल्कुल ही। पहले लॉकडाउन के बाद से ही नुकसान झेल रहे इन दुकानदारों का दावा है कि दुकान के अंदर तो वो कोरोना के नियमों का पालन करवा सकते हैं, लेकिन दुकानों के बाहर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही होनी चाहिए। लेकिन हम उसका पालन कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइन का, और हमारी मार्केट में अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ है। हम दिन में 2-3 बार अनाउंसमेंट करते हैं, पूरी मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, सब चीज़ की, सैनिटाइजर लगाने की। दिल्ली सरकार की इस कार्रवाई के बावजूद कोविड नियमों का उल्लंघन दिल्ली के कई बाजारों में दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के खिलाफ जहां एक अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, एक स्थायी समाधान सिर्फ इसी में है कि लोगों के बीच जागरूकता को और बढ़ाया जाए, लेकिन अंत में हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी ताकि राजधानी में कोरोना की एक और लहर से बचा जा सके, जिसकी संभावना इस भीड़ को देखते हुए बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन प्रिंस सिंह के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे इलाकों में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है जहां पर अब एक भी कोरोना का मामला नहीं पाया गया है। पिछले 1 महीने से ऐसे इलाकों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बनी हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नजदीक मांजरसुंबा गांव का स्कूल सैनिटाइज किया जा रहा है। तैयारियां हो रही है कि स्कूल खुल जाए। पिछले 20 दिनों से ये गांव कोविड मुक्त क्षेत्र है। राज्य सरकार ने ऐसे इलाकों में 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाजत दे दी है, जहां पिछले 1 महीने में कोई मामला नहीं आया हो। हमने ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन स्कूल शुरू किए हैं, लेकिन कनेक्टिविटी और बिजली की दिक्कतें थी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप सब लोग कोविड के नियमों का पालन करें। शिक्षण देत असताना आपल्याला त्रास लागा लागला। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार 7 सदस्यों की एक समिति कोविड मुक्त क्षेत्र का फैसला करेगी। समिति में कलेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल और स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। ग्रामीण इलाकों में समिति की अध्यक्षता सरपंच करेगा। स्कूल खुलने से पहले सभी टीचरों और स्टाफ के सदस्यों का टीकाकरण जरूरी है। स्कूलों के बच्चों का तापमान मापने समेत सभी कोविड नियमों का पालन जरूरी। हर बेंच पर सिर्फ एक छात्र को बैठने की इजाजत। मांजरसुंबा गांव के सरपंच कहते हैं कि वो तैयार है। बच्चे हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। वो ऑनलाइन से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, इसकी वजह से हम 15 तारीख से स्कूल चालू कर रहे हैं। जब बच्चा अंदर आता है गेट से तो उसको मास्क लगा के अंदर आने का, उसको वहाँ पे बिठाना है। वहाँ पे भी उसको अकेले को ही बिठाना है, उन्हें किसी को हाथ लगाना नहीं। जाते समय भी दुकान में किसी को कौन सा चीज़ लेना नहीं। ये सब ट्रेनिंग बच्चों को भी और पालक को हमने बताया। स्कूल प्रशासन और बच्चों के माँ बाप का मानना है कि ये उन बच्चों के लिए एक अहम कदम है जो डिजिटल खाई की वजह से कहीं पीछे छूट गए हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका जो अभ्यासक्रम था वो भूल गए होंगे, इसलिए हमने गवर्नमेंट का जो ब्रिज उपक्रम गवर्नमेंट ने अभी तय किया है, उसके आधार से हम हर रोज विद्यार्थियों का सेतु अभ्यासक्रम से उनको डेवलप कर रहे हैं। जो वो भूल गए थे उसका रिवीजन ले रहे हैं। हमारे सभी पालकों का यही राय है कि हम सब अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं। बच्चों का जो नुकसान हुआ है वो दूर करने के लिए ऑनलाइन नहीं लेकिन प्रत्यक्ष स्कूल चालू होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव में गांव में रहने वाले बहुत से बच्चों की पिछले 1.5 साल में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। कोविड मुक्त गांव में 8वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्र स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा और कोविड नियमों का पालन करने के बारे में चिंता तो बहरहाल बनी रहेगी। अहमदनगर से सागर दुसल के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया।